अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, आपसे कुछ देर पहले पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने खिताब किया है और कहा है कि अगर हम जंगल का कानून ख़त्म नहीं करते तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। उन पर कातिलाना हमला हुआ, इसकी फाइंडिंग्स आपके सामने लाना चाहता हूँ, ये कहा इमरान खान ने। और ये भी कहा कि डीपीओ तो हमारा है, हमारा अपना डीपीओ, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट भिजवाता किसको है, ये सवाल उन्होंने सामने रखा। और ये भी कहा कि ये सब स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे थे। फवाद चौधरी ने आज से कुछ रोज कबल कहा था कि डीपीओ गुजरात वही होगा जो परवेज इलाही को मंजूर हो। हमले की रात डीपीओ गुजरात ने कहा कि हमने इर्द गिर्द तमाम छतों का मुआयना किया, वहां किसी की मौजूदगी के सबूत नहीं मिले। ऐसी सूरत हाल में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान अपने इत्तेहादी परवेज इलाही से सवाल करने के बजाय दूसरों पर इल्जामात क्यों लगा रहे हैं? पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे। पैनल में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, महमल सरफराज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा। महमल, आपसे आगाज़ करेंगे डिस्कशन का। आपके ख्याल में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान अपने इत्तेहादी परवेज इलाही से ये सवाल क्यों नहीं करते? वो तो दूसरों पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। देखिए, हमें मालूम है कि वो जो उनकी तोपों का रुख है वो कहीं और है, किसी और तरफ है, बेशक वो नाम लें या ना लें। और लेकिन बात तो ये है कि जो डीपीओ हैं वो ये बात तो पीटीआई के लोग ऑन द रिकॉर्ड भी कर चुके हैं कि वो चौधरी परवेज इलाही साहब के बड़े खास हैं। उनके अपने वैसे भी पंजाब के अंदर हुकूमत जो है वजीर आला चौधरी परवेज इलाही साहब है। तो ये सवाल बिल्कुल उनसे भी बनता है, बल्कि एक्चुअली सबसे पहले उन्हीं से ये सवाल बनते हैं। और अगर कोई ऐसी बात है कि जो वैसे बता दी जाती है और ऑन द रिकॉर्ड नहीं वो कहना चाहते खान साहब, लेकिन ये कि कम से कम पीटीआई तो कहती है हम तो हर बात खुल के करते हैं, तो वो बताएं तो सही क्या वजह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को क्या जवाब मिला डीपीओ की तरफ से? कौन से ऐसे इदारे हैं जिनकी तरफ वो इशारे तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि डीपीओ जो है वो हुकूमत की नहीं सुनी, चौधरी परवेज इलाही साहब की नहीं सुनी, किसी और की सुन ली? एक चीज मैं मुबश्शिर अलबत्ता जरूर कहूंगी कि ये बात जो बार बार खान साहब और पीटीआई के लोग कहते हैं कि ये वीडियोस जो है सहाफियों ने चला दी और वो सहाफियों के ऊपर इस तरह से इल्जाम करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, जब कोई स्कूप मिलता है, ये बहुत बड़ा खान साहब के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई और जो मुबैना असैसिन था उसने मानी बात, उसके अगर एक कन्फेशनल स्टेटमेंट आती है, वो जर्नलिस्ट को मिलती है, वो टीवी चैनल्स को मिलती है, वो सब चलाएंगे। ये दुनिया में कहीं भी हो तो ये ऐसा ही होगा, वो अमेरिका के अंदर हो, वो बरतानिया के अंदर हो, वो किसी भी मीडिया के लिए हो। तो ये बात जो बार बार मीडिया को टारगेट करना है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। हाँ, आप हमें खुल के बताएं कि आपको किसके ऊपर शक है, आप हमें खुल के बताएं कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने आपको क्या कहा है इसके बारे में, क्योंकि डीपीओ तो उनकी इजाजत के बगैर उनके साथ है। डीपीओ साहब जो है वो तो उनके अपने बंदे हैं। तो बताएं जरा कि क्या उन्होंने आपको बताया, क्या वजह है, किसने कहा कि रिकॉर्ड करें या ना करें, या कौन है, और ये इतनी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों हैं डीपीओ के बयान में, और जो खान साहब वगैरह भी बात कर रहे हैं उन सब में कॉन्ट्रडिक्शंस भी क्यों हैं, ये भी जरा हमें प्लीज बताएं। सही। नियाज़ी साहब, आपको नहीं लगता ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी अगर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान डायरेक्टली अपने इत्तेहादी परवेज इलाही से ये बात पूछें और क्लैरिटी लें? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब अपनी ही जो असूल जो एक दिन एक वजह करते हैं, फिर अगले दिन उसी खिलाफवर्जी करते हैं। चलो 3.5, 4, पौने 4 साल जो कुछ हुआ नहीं हुआ, उन्होंने बाद में ये सबब किया कि वो पूरा दौर मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, ऑर्डर कोई और दे रहा था, मैं बेबस, मैं बेबस, मैं बेबस, मैं बेबस। अब चौधरी परवेज इलाही साहब ने उन्हें बता दिया कि मैं भी बेबस। उन्होंने कहा ये अगली दफा हुकूमत नहीं लूंगा जब तक मेरे पास इख्तियारात नहीं होंगे। ये पहले 2017-18 में भी ये कहते थे हुकूमत नहीं लूंगा, इख्तियारात नहीं होंगे। तो चौधरी परवेज इलाही को तो फारिग कर दे, या खुद फारिग कर दे, या वो आपको फारिग कर दे, या कोई और फारिग कर दे। दरमियान में मुझे ये दोगलापन समझ नहीं आती कि अगर परवेज इलाही बेबस है, उसे साफ कहा कि मैं डीपीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। इनके बंदों, जिन बंदों की इशारा जो राना सनाउल्लाह पर, शहबाज शरीफ तो बेचारे जो कुछ है उनके ऊपर तो आप जो कुछ बैठे रहे, अपने आप को हर केस के अंदर फौरन रिहा कर देते हैं कि मेरे ऊपर ये केस हुआ, मैं बरी, और अगले बंदे के ऊपर मैं ये केस कर रहा हूं, फांसी की सजा, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई और हो। देखिए, मसला ये है कि तबले जंग इमरान खान साहब ने बजाया है। 1 महीना चंद हफ्ते से वो एक खामोशी थी। इसी के दौरान वो कह रहे थे जी कि आज ये भी कह रहे थे कि भी साजिश, चलो मानता हूं साजिश नहीं हुई, आज फिर वापस ये साजिश हुई है, लदारी, मीर जाफर, वही बातें जो 1.5 महीने के
के लिए जो है ना उसको छुट्टी में भेज दिया था। जब आप खुद आपके अंदर इतनी एक्सपीरियंसी है, आप खुद जो है अपनी चीजों के अंदर जिसको कहना चाहिए कि कॉन्ट्रडिक्शन है, किसी को क्या कहते हैं। अब ये बयान देखें, कामरान शाह साहब ने एक बड़ी दुनिया टीवी पे एक बहुत तफसीली एक चीज पेश की। आप इनके बयान के अंदर कहते हैं ये 2 खोल नीचे मिले हमले के ऊपर, कुछ चीजें में वजन था इनके, मैं भी मानता हूं, लेकिन जो उस कहानी ये पेश करते हैं कि गोली मेरे ऊपर से गुजर गई, यानी गोली भी गुजर जाए आपको कैसे पता चलता है? या तो लगे या आपको छू के जाए, या तो कहे मुझे छू के गई है, छू के गई है तो उस क्राउड के अंदर फिर किसी को नहीं लिखा, वो कहते मैं गिर गया, गोली ऊपर से गुजर गई। वो किसने देखी? गोली की स्पीड का पता है? ये तो पिस्टल ने जो बकौल कमरान शाहिद के कि जिसने सैकड़ों स्प्लिंटर्स बना दिए, चादर को फाड़ा, उसके अंदर वो एक एक्सपर्ट बैठा था, वो कहता है उसके अंदर इतनी हीट होती है कि सारी जो वहां पे लोहे की जो मोटी चादर है जो आगे उन्होंने कवर किया हुआ था उसके ऊपर जो उनका डेक बना हुआ था कंटेनर का। तो मसला ये है जी कि इमरान खान साहब ने कोई नई बात नहीं की। अब उनको चाहिए था कि जहां राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ साहब को ना लिया तो तीसरा नाम आज फिर दोहरा देते। अब मुंह के अंदर खामोशी क्यों है और क्या मुतालबा कर रहे हैं? लेकिन ये जरूर है कि उन्हें तबले जंग बचा दी है, फिर उसने उनको वार्न किया है। मेरा ख्याल उनकी फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है, उनका सारा पिछला एक आखिरी बात मुबशर, मैं हकीकत कह रहा हूं आपको कि पिछले 3-4 महीने से 5 महीने से उनका फोकस अपने मुकदमात है। ऑन बैक ऑफ माइंड मैं इमरान खान साहब का ज़हन पढ़ सकता हूं, जो निकलता है वो उसको बड़ा अच्छा कवर कर रहे हैं और उसका सब कुछ है अपने मुकदमा से बचने के लिए। बाकी अल्लाह ताला उनकी जान बचा ली है, बहुत अच्छा है। तो कहते हैं जी लाखों लोग आए, भाई तो आपने 25 तारीख को मई को निकाला, 30 लाख लाने थे, नहीं ला सके, चलो पंजाब का आपने बहाना बनाया, जुल्म हुआ, के पीछे कुछ नहीं है। नियाज़ साहब आपका कमेंट आ गया जी, आपका कमेंट, आपके बंदे नहीं निकले, आप कहते हैं लाखों बंदे आए, लाखों निकलते तो ये हाल ना होता। ठीक है, आपका कमेंट आ गया, एक ब्रेक लेनी है और यही सवाल हम सामने रखेंगे मज़हर अब्बास साहब के और बेनज़ीर शाह साहिबा के सामने रखेंगे और उनकी राय तजिया लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मज़हर अब्बास साहब, इमरान खान अपने इत्तेहादी परवेज़ इलाही से अगर सवाल कर लेंगे, जिस तरह हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, तो ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी और इस पर एक आपका जवाब जानना चाहेंगे। और साथ ही सहाफ़ी का काम है रिपोर्ट करना, सहाफ़ी की जिम्मेदारी है उस तक कोई खबर आए तो वो आगे प्रेजेंट करे और सामने पेश करे, लेकिन जिस तरह ये नाम लेते हैं खान साहब और इस तरह सहाफ़ियों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल देते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये केस तो ख़राब हो गया है। अब मैंने भी सारी ज़िंदगी जो इस शहर में जितना क्राइम हुआ है शायद दूसरे शहरों में नहीं हुआ और उन चीज़ों को ज़्यादातर फॉलो किया है। देखिए, इस केस में कहाँ से गड़बड़ शुरू हुई और ज़िम्मेदार कौन है। एक तो इखलाकी ज़िम्मेदारी होती है। कराची में मीर मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल हुआ तो इखलाकी तौर पे यहाँ के वज़ीर आला को रिज़ाइन कर देना चाहिए था। वज़ीराबाद में वाक़या हुआ तो इखलाकी तौर पे परवेज़ इलाही को रिज़ाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि हमला हुआ है, आपके लीडर पे हमला हुआ है, इतने बड़े लीडर पे हमला हुआ है और आपके इत्तेहादी हैं, वो तो छोड़ें, वो रिज़ाइन करें। वो जो पुलिस टीम है जिस पे इस वक्त JIT में इल्ज़ाम लगा रहा है, उस पुलिस टीम को सिर्फ इस बुनियाद पे ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, सस्पेंड कर देना चाहिए था कि वीडियो कैसे बनाई गई और वीडियो कैसे लीक की गई। इस बुनियाद पे बाकी छोड़ें कि वीडियो किसको पहुंची किसको नहीं, लेकिन इस JIT, क्योंकि देखें, एक तो JIT की रिपोर्ट इमरान खान रिलीज़ कर रहे हैं, JIT की रिपोर्ट परवेज़ अपना फवाद चौधरी साहब रिलीज़ कर रहे हैं, वो JIT की रिपोर्ट जो अब तक कोर्ट में सबमिट नहीं हुई है। तो ऑफिशियली JIT की रिपोर्ट क्या है, नो वन नोज़। जब ऑफिशियली चीज़ें सामने आएंगी और मीडिया में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, अभी तो हम इमरान खान की ज़बान से सुन रहे हैं, फवाद चौधरी साहब की ज़बान से सुन रहे हैं, सरफराज चीमा साहब की ज़बान से सुन रहे हैं। मुझे ये बताएं, जब वज़ीराबाद का वाक़या हुआ और उसके बाद ये सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई और इमरान खान ने एक अहम सवाल किया, जो कि अहम सवाल है कि जी उनके वो जो FIR रजिस्टर करवाना चाह रहे थे, वो FIR क्यों नहीं रजिस्टर की गई। पंजाब हुकूमत की ऑफिशियल पोजीशन बता दें कि पंजाब हुकूमत ने उस पर ऑफिशियल पोजीशन क्या ली थी। कोई ऑफिशियल पोजीशन ली है पंजाब हुकूमत ने कि FIR कौन नहीं कटवाने दे रहा? कोई ऑफिशियल पोजीशन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने ली है
कि जी उनके हुक्म को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा। जो बात कर रहे हैं इमरान खान कर रहे हैं, परवेज इलाही क्यों नहीं बात कर रहे इस पे। और वो सारे लोग जो उस थाने में थे, देखिए क्राइम सीन मिटा दिया गया, क्राइम सीन को जो है वो ख़त्म कर दिया गया, जो कि कॉर्डन होना चाहिए था, क्राइम सीन नहीं हुआ कॉर्डन उसमें। वो सारी चीज़ें जो हैं उसका जवाब सिर्फ वो नहीं दे रहे, उनको नहीं देना जिनसे इमरान खान सवाल कर रहे हैं। इमरान खान को पहला शो कॉज तो परवेज इलाही को देना चाहिए, इसलिए कि वो चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। वो बताते अपनी ऑफिशियल पोजीशन, वो कहते कि जी मैंने एफआईआर कटवाने को कहा, वो नहीं काट रहा एफआईआर। तो उसके बाद क्या पोजीशन होनी थी? उसके बाद चीफ मिनिस्टर, अगर किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर के कहने पर एफआईआर ना कटे, अगर किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर के लायल होने पर एफआईआरें कट जाएं, जो मैं अरशद शरीफ वाले केस की बात कह रहा हूं कि यहां सिंध में एफआईआर कटी, यहां के चीफ मिनिस्टर को नहीं पता था। मैंने शर्जील मेमन साहब से पूछा, उन्होंने कहा हमें नहीं पता एफआईआर कट गई है। तो ये जो हमारे यहाँ चीज़ें होती हैं, ये जो सवालात होते हैं, ये बड़े गहरे सवालात होते हैं। असल चीज़ ये है कि उस मुल्जिम का जिस तरह वीडियो रिकॉर्ड हुई, वो किसी भी तरीके से, क्योंकि उसे ऑफिशियली, आपको पता है कि कितने दिनों बाद उसको ऑफिशियली गिरफ्तार किया गया है, उसका कम से कम 1-1.5 हफ्ते बाद। यानी उस 1-1.5 हफ्ते में वो मुल्जिम इल्लीगल डिटेन था, जिसकी ऑफिशियल आपने शो कर दी कि जी वो हमारे पास है, वहां उसका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। तो ये पूरा केस एक खराब किया गया है। इसकी तहकीकात में सारी चीजें आनी चाहिए। इसकी तहकीकात में ये भी आना चाहिए कि एफआईआर किसके कहने पे नहीं काटी गई। इसमें यह भी आना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने क्या एफआईआर की डायरेक्शन दी थी या नहीं दी थी। सही। तो इसमें वजीर आला पंजाब किसी भी तरीके से एब्जॉल्व नहीं होते। तो इमरान खान अगर ये सब बता रहे हैं, तो इमरान खान को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब पर भी क्वेश्चन करना चाहिए। बिल्कुल, कि उन्होंने क्या ऑफिशियल पोजीशन ली। यही बात बेनज़ीर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रेज किए हैं मज़हर अब्बास साहब ने। आप भी एग्री करती हैं, और जिस तरह इस पूरे केस को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। फिर मुबशर, एक सेकंड, आपके सवाल के जवाब पे आने से पहले मैं थोड़ी सी महमिल की बात ज़रा आगे बढ़ाना चाहूँगी, क्योंकि हमने बार बार देखा है इमरान खान साहब इस केस को लेके सहाफ़ियों को निशाना बनाते हैं। पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड रूल होता है किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, शायद इमरान खान साहब को नहीं पता, उनको बताना चाहूँगी मैं ये, कि अगर किसी सहाफ़ी को कोई वीडियो, कोई ऑडियो मिले और अगर उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या उस सहाफ़ी को लगता है कि ये ऑडियो या ये वीडियो पब्लिक इंटरेस्ट में है, मतलब कि आवाम को जानना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ है, या किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के बारे में है, तो आपको वो पब्लिश या ऑन एयर करना ज़रूरी होता है। अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो फिर आप उसको बेशक ना करें ऑन एयर, लेकिन ये एक बेसिक रूल होता है। तो ये जो बार बार कहा जाता है और इन सहाफ़ियों को बार बार नाम लेके इमरान खान साहब जो है वो निशाना बनाते हैं, उनको ये बताना ज़रूरी है, एक बेसिक रूल होता है। आप किसी भी इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से पूछ लें। दूसरी चीज़ जो इस तकरीर में मुझे बहुत ख़तरनाक लगी, और मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की जो आज की तकरीर थी वो बहुत ख़तरनाक थी, क्योंकि उसके एक जो हिस्सा था उसमें उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन के दीन, उनके ईमान पे सवालात उठाए। एक ऐसे वक्त में मुबशर जब दहशतगर्द तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो 2 पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों को धमकियां दे रही है, एक ऐसे वक्त में आप इस ऐसे वक्त में आप क्या कहते हैं निशाना बना रहे हैं और आप किसी के दीन पे या किसी के ईमान पे सवाल उठा रहे हैं और वो स्पीच ब्रॉडकास्ट हो रही है। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये देख के। मुझे समझ नहीं आती कि अगले हमारे जो इंतखाबात होंगे उसमें किस किस्म का माहौल होगा। और ये बहुत अफसोस की बात है कि जब किसी एक सियासी जमात को इस तरह दहशतगर्दों से धमकियाँ आती हैं तो बाकी सियासी जमातें जो हैं या वो चुप कर जाती हैं या वो क्या कहते हैं उसका फ़ायदा उठाती हैं। इस तरह तो हमारी कभी कोई नेशनल पॉलिसी नहीं बनेगी। सारी सियासी जमातें कभी हमारी एक पेज पे नहीं होंगी अगर दहशतगर्दों के खिलाफ बोलना है। दूसरी बात जो आपका सवाल है, देखिए परवेज इलाही साहब की भी मजबूरी है, इमरान खान साहब के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और इमरान खान साहब की भी मजबूरी है, परवेज इलाही साहब, उनका इनके अलावा और कोई इत्तेहादी नहीं है। ये बात तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जब उस्मान बुज़दार साहब भी वजीर आला थे पंजाब के, तो गुजरात में जितने भी फैसले होते थे वो परवेज इलाही साहब करते थे। लेकिन ये बात मज़हर साहब की बिल्कुल ठीक है, बहुत से सवालात हैं।
इस JIT के बारे में, और मुझे लगता है कोई भी सीरियस नहीं है इस JIT के इस हमले की सही से तहकीकात करना। इमरान खान साहब को पहले ही JIT पे कोई खास एतमाद नहीं था, क्योंकि जिस सूबे में उनकी FIR दर्ज नहीं हो, सूबे वो क्या तहकीकात करेंगे। और आज जो मुलजिम जो है नवीद, उनके जो वकील हैं, उन्होंने भी बहुत सारे सवालात उठाए हैं जिनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और जो आप बात करें, ये पहली दफा नहीं है कि खान साहब ने इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जामात लगाए। न्याय साहब को उनका कमेंट ले लेते हैं, फिर मजहर साहब आपके पास आते हैं। देखें, बेनजीर ने बड़ी सही जगह पॉइंट आउट किया है। ये जो काजी ईसा साहब ने जो फैसला किया था, उनकी जिंदगी इमरान खान साहब ने जीरा बना दी थी। उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उनकी बिल्कुल कैरियर के साथ उनकी बीवी को जिस परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्या था, उन्होंने यही कहा था कि जी जो स्टेट विद इन स्टेट एक एग्जिस्ट कर रही है, और यही कहा था कि मजहबी रुझानात के ऊपर आप शह दे रहे हैं, और उसके बाद में क्या होगा। आप इमरान खान साहब ने उसको खाजा साहब को जब गोली पड़ रही थी, और नवाज शरीफ साहब को और हर एक एहसन इकबाल साहब को गोली, और खाजा साहब पे जब सियाही उनकी जानों को खतरे थे, जब राना सनाउल्लाह पे और जावेद लतीफ के घर पे हमले करवाए थे, तो इनको कौन इश्तिहार दे रहा था? खादिम हुसैन रिजवी को किसने रखा हुआ था इस्लामाबाद के पास, और कौन को कुमक फराम कर रहा था? तब आप पार्टनर क्राइम बने हुए थे सारे के सारे। आज आप इन्हीं चीज को फिर मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करके फिर मुल्क के अंदर एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो फैलाना चाहते हैं। मजहब के बारे में हर बंदा, हम सारे एहतियात से बात करते हैं। अगर इमरान खान साहब नहीं करते तो ये उनका मैटर है, लेकिन किसी के मजहब को आड़े हाथ को लेना ये किसी तरीके से जेब नहीं देता, ना ये मुनासिब है। सही। मजहर साहब, अच्छा एक चीज मैं इसमें मजहर साहब एक दफा कर लें, फिर महमल आपकी तरफ आते हैं। देखिए, जो जर्नलिस्टों के हवाले से इमरान खान साहब ने बात की है, तो इमरान खान साहब को ये समझना चाहिए कि जर्नलिस्ट का काम ही यही होता है। फ़र्ज़ करें वो यही वीडियो किसी दूसरे चैनल के पास जाती सबसे पहले, या किसी दूसरे जर्नलिस्ट के पास जाती जो उनके बकौल उनके हिमायती हैं, वो क्या करते हैं? क्या वो रिलीज़ नहीं करते? वो क्या करते हैं ऐसी सूरत में? तो मेरे ख्याल में जिस तरह के नेम ड्रॉपिंग इमरान खान मुसलसल करते हैं, ये इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मुझे वीडियो मिले, मैं क्यों नहीं रिलीज करूंगा अगर उसके अंदर खबर हो, जिम्मेदारी अगर उसके अंदर खबर हो। क्या उससे हट के कोई चीज़ हुई है? यानी मैं फिर मिसाल दूंगा कि मुर्तज़ा भुट्टो की जब जो हॉस्पिटल में ले जा रहे थे, तो एक जर्नलिस्ट ने बाकायदा मेडिकल का ड्रेस पहन के वो अंदर गया, सिर्फ ये कंफर्म कर दें कि मुर्तज़ा भुट्टो सरवाइव कर गए हैं या नहीं कर गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें जर्नलिस्ट करते हैं। हाँ, किसने उनको वीडियो भेजी, ये बिल्कुल इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि किसने सबसे पहले उनको वीडियो भेजी। लेकिन उस जर्नलिस्ट का नाम लेके, उन 4-5 जर्नलिस्ट का नाम लेके, अब खुदा ना खास्ता कल उनमें से किसी जर्नलिस्ट को कुछ हुआ, किसका नाम सबसे पहले आएगा कि किसने उनकी जिंदगियों को खतरे में डाला? बिल्कुल। मेरे ख्याल में खान साहब जैसे लीडर को इस चीज में एहतियात बरतनी चाहिए। और ये तो वो मजहर साहब बयानात हैं जिन पे यू टर्न भी नहीं लिया जा सकता। और इनको देखिए, खान साहब को पहले भी कहा है, अगर आपके पास ये सबूत है कि कोई जर्नलिस्ट करप्शन में मुलव्विस है, अगर आपके पास ये सबूत है कि किसी जर्नलिस्ट ने लिफाफा लिया है, आप नाम बताएं, खुलकर नाम बताएं कि आपके पास क्या सबूत है। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से वो करते हैं, और फिर 35 और ऐसा पहली दफा नहीं हुआ। महमल, आप किस तरह कंक्लूड करेंगे इस डिस्कशन? जी मुबशर, मैं फिर ये कहना चाहती थी, जो बेनज़ीर ने बात की ना, ये जो मजहबी मुनाफरत की, वाकई जो खान साहब ने बात की, और उन्होंने कहा कि ये बाहर जाकर अमेरिका को खुश करते थे और हम लिबरल है, हमें बचा ले वरना मजहबी लोग हावी हो जाएंगे। देखिए, ये बात कहना कि यहाँ पर एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, एक इंतहा पसंदी है, अभी जो TTP की भी एग्जाम्पल है हमारे सामने, APS भी हुआ, मजहबी इंतहा पसंदी कहना और ये कहना कि मजहबी लोग हावी हो जाएंगे, बिल्कुल गलत बयानी से काम लिया जा रहा है, और ये सही नहीं है। आप वाकई ये बात कहना चाह रहे हैं कि वो आप उनको एक एंटी रिलीजियस आप उसको टिल्ट दे रहे हैं इस बात को, ये बिल्कुल गलत बात है। मजहबी इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज्म के अंदर बहुत फर्क होता है मजहबी होने से। तो ये वाली बातें करके खान साहब, और हमने देखा 2018 की कैंपेन में भी उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में इसी तरीके से किया, और जब खान साहब के खिलाफ भी यूज हुई ये बातें, तो उस वक्त भी हम कंडेम करते हैं। लेकिन जिस तरह से खान साहब बार बार मजहब को इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी ओपोनेंट्स के खिलाफ, उसको इस तरीके का यकीनी तौर पर गलत है। एक ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने आज बिलाखिर खामोशी तोड़ दी है
और अपनी बरतरफी का जिम्मेदार उन्होंने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को करार दिया है। क्या इल्ज़ामात दिए हैं, क्या इल्ज़ामात आयद किए हैं, और इस पर हम अपना एनालिसिस लेंगे तज्ज़ियाकारों से। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरह हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बिल आखिर खामोशी तोड़ दी है और अपनी बरतरफी का जिम्मेदार वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को करार दिया है और कहा है कि वो लंदन में रहकर नवाज शरीफ पर असरअंदाज होते रहे और बड़े बड़े दावे किए कि वो डॉलर 160 रुपए तक ले आएंगे और डूबती मईशत को संभाल लेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार पर उनके खिलाफ एक एंकर से टीवी प्रोग्राम और ट्वीट करने का भी इल्जाम आयद किया है और कहा है कि इसहाक डार ने उनके खिलाफ मुहिम चलाई और नवाज शरीफ ने लंदन बुलाकर 12 लोगों के सामने उन्हें निकाला। उन्होंने शिकवा किया कि मुझे जिस तरह से हटाया गया वो दुरुस्त नहीं था। मजीद उनका कहना था कि इसहाक डार पार्टी से किसी और को बतौर वजीर खजाना नहीं देख सकते हैं और वो ये समझते हैं कि ये कुर्सी सिर्फ उनके लिए है। अब सवाल अपने पैनल के सामने हम रखेंगे कि क्या मिफ्ता इस्माइल के ये इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। मजहर अब्बास साहब, आप क्या राय रखते हैं? मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो ये बयान दिया है आपके लिए हैरान कुन था? नहीं, मेरे लिए इसलिए हैरान कुन नहीं था क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब जब हटाए गए थे तो उसके बाद सबसे पहले मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। अच्छा, सही। अब उस वक्त वो पब्लिकली नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन ये सारी बातें उन्होंने मुझे बताई थी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि उनको एक जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने जा रही थी उसी वक्त शहबाज शरीफ साहब ने ये इशारा दे दिया था कि मैं बहैसियत वज़ीर ख़जाना आ रहा हूँ और उसकी आप तैयारी करें। लेकिन उस दौरान उन्होंने कहा उसके बाद जो चीज़ें हुई मुझे 2 जगह जवाब देने होते थे, एक जगह वज़ीर आज़म को और एक जगह लंदन को। ये भी हुआ कि जब IMF से मुलाकात के लिए मैं जाने लगा तो फिर ये भी मैसेज आया कि आप जाते हुए भी लंदन होते हुए जाएं और आते हुए भी लंदन होते हुए जाएं। और इस तरह की वो सारी बातें उन्होंने ये की कि जिस तरीके से सूरत हाल थी उसमें और जिस तरीके से सवाल व जवाब किए जाते थे, अब वो ज़्यादा फट के बोले हैं और ज़्यादा खुलकर बोले हैं बात। उनके इल्ज़ामात किस हद तक दुरुस्त हैं या गलत हैं ये तो अभी हमें देखना पड़ेगा, लेकिन ज़ाहिर है उनके दौर में एक क्राइसिस तो खड़ा हुआ था, डॉलर का बड़ा क्राइसिस खड़ा हुआ था। उसके बाद अब ये पता चला है कि उसमें बैंक के बहुत से लोग मुलव्विस रहे हैं सारी चीज़ में। तो वो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि वो इकॉनमी को संभाल तो नहीं पा रहे थे, लेकिन क्या इसहाक डार संभाल पाए? वो भी नहीं संभाल पाए। तो मिफ्ता इस्माइल को जिस तरीके से टारगेट किया गया उससे लगता है कि उनके तमाम इल्ज़ामात तो गलत नहीं हैं, लेकिन उन्हें सबसे पहले तो ख़ुद भी ये इतराफ़ करना चाहिए कि उनकी वो भी चीज़ों को सेटल नहीं कर पा रहे थे, वो भी चीज़ें संभाल नहीं पा रहे थे। तो ओवरऑल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही इस गवर्नमेंट की पिछले 6-7 महीने में माशी तौर पे, वो बेसिकली नाकामी है। असल में इतराफ़ उस चीज़ का करना चाहिए कि चाहे मिफ्ता इस्माइल हों या इसहाक डार हों, ओवरऑल PDM की जो पॉलिसी रही उससे नुकसान हुआ, उससे आपने अपने टारगेट्स अचीव नहीं किए उसमें, और कोई माशी रिफॉर्म नहीं ले पाए जिसकी वजह से PDM को इस महंगाई का सामना करना पड़ रहा है जो सूरत हाल सामने है और लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे। तो इस वक्त एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करके आप क्या हासिल कर सकते हैं? लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मिफ्ता इस्माइल के बकौल के उन पर दबाव बहुत था और इसहाक डार जो हैं वो उनके खिलाफ जो है वो साजिश कर रहे थे। नियाज़ी साहब, जो मजहर अब्बास साहब बात कर रहे हैं कि जो मुआशी सूरत हाल इसहाक डार साहब के दौर में है और जो मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में थी वो सभी के सामने है, और मिफ्ता इस्माइल साहब का ये कहना कि इसहाक डार पार्टी से किसी और को बतौर वजीर खजाना नहीं देख सकते और वो समझते हैं कि ये कुर्सी सिर्फ उनके लिए है। आप इस इल्ज़ाम को कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? तो साहब, मैं पहले तो ये बात कई दफा कह चुका हूँ अपने जियो के प्रोग्राम में भी, और फिर मेरी ये बात इसहाक डार साहब से भी हुई है, मिफ्ता साहब जब छोड़ के आए तो उसके बाद भी, और इस दौरान भी होते हैं जब ये सारी मुहिम उनके खिलाफ चल रही थी। 2 बातें पहले क्लियर कर लें कि ये दिसंबर जनवरी में मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे तो 100% यकीन था कि ये इकॉनमी जो मर्जी आ जाए, अब पाकिस्तान को कोई नहीं संभाल पाएगा और पाकिस्तानी इकॉनमी नहीं निकल सकती। इसका ताल्लुक किसी कोई एडम स्मिथ से नहीं, मैंने तो बल्कि जियो के प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा एडम स्मिथ भी आ जाए
तो वो इस पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उसी क्राइसिस जो है, ये वजूहत जो है 2014 से हमने कुछ शो किया था, सियासी अदम इस्तेहकाम किया था, और मुल्क में पूरी तरह जब उससे इक्तिसादी अबतरी फैल गई, बोरान फैल गई, तो उसके साथ हम 3-4 साल से जो है निभा कर रहे हैं। ये आने वाला वक्त इससे भी अल्लाह ना करे, इससे बदतर होगा। इसहाक डार को मैं हमेशा समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख के चुनिंदा किस्म के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग फाइनेंस मिनिस्टर है। मैं चंद अच्छे फाइनेंस के बंदे मैं हमेशा चाहता हूँ उनमें था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो इकोनॉमी को नहीं चला पा रहे थे। कहानी के ना चलने का ताल्लुक ना मिफ्ता से है ना इसहाक डार से आज तक, ना इसमें कोई रॉकेट साइंस है समझने की। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात की जाए नियाज़ साहब, तो आपको लगता है मिफ्ता इस्माइल के इल्जामात दुरुस्त हैं? नहीं, देखिए ना, मैं सिर्फ अगली बात यही कर रहा हूँ कि लेकिन मिफ्ता साहब को फॉल गाय बनाना, उनको कसूरवार ठहराना, ये ज्यादती है उनके साथ। एक बंदा जेन्युइनली सिंसियरली जो कुछ जरूरत थी वही यही कर रहे हैं। उन्होंने IMF के पास गया, उनके मुतालबात की विश लिस्ट थी। इसहाक डार साहब ने बताया कि जी इनमें से हमें चाहिए था नेगोशिएट करते, टीवी भी कह चुके हैं और पर्सनल भी कह चुके हैं कि ये नेगोशिएट हो सकते थे। अब पता चला कि नहीं हो सकते थे। अगर होता है तो इस सैलाब के बाद और इतनी अफरा तफरी के बाद जाके हम डिजर्विंग है, हमारी कई वजूहत है कि IMF में को रायत दे, लेकिन IMF रायत देने पर तैयार नहीं है, और उसकी वजूहत और भी बहुत कुछ है। सही, अमेरिका का ठीक है। नियाज़ साहब, आपका कमेंट आ गया। बेनज़ीर शाह साहिबा और महमल सरफराज साहिबा का इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्या राय है, जानते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात करें कि क्या मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो बयान दिया है इसहाक डार के खिलाफ, क्या उनके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। महमल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात का गम नहीं है कि हटा दिया गया, लेकिन जिस तरह से हटाया गया वो दुरुस्त नहीं था। आपको लगता है कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब बातें करें वो दुरुस्त हैं? देखिए, बात ये उनकी दुरुस्त है कि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस वक्त इसहाक डार बनने के लिए जो है वो उनको अपने ही हुकूमत के फाइनेंस मिनिस्टर को अंडरमाइन कर रहे थे। और अब जो मिफ्ता साहब बातें कर रहे हैं, जाहिर बात है उनको जाने का और जिस तरीके से उनके साथ जो हुआ वो उसकी वजह से कर रहे हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जो PMLN है, शरीफ फैमिली है, हमने ये देखा है कि उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए फर्स्ट चॉइस इसहाक डार साहब ही होते हैं। वो सिर्फ जब वो नहीं बन सकते वजूहात की वजह से, या उनको बाहर जाना पड़ता है या बाहर से आ नहीं सकते, तो फिर उस वक्त वो दूसरे शख्स को रिप्लेस करते थे। जैसा मिफ्ता इस्माइल साहब को हमने देखा था शाहिद साहब की, शायद खाकान अब्बासी साहब के दौर में ही बनवाया, और फिर अभी भी जो शहबाज साहब के पहले। लेकिन ये बात भी है मुबशर, में ये चीज जरूर कहूंगी कि डार साहब ने वाकई बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। इस वक्त एक बहुत ज्यादा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक एंजाइटी है, और ये जो इस तरीके से पब्लिकली जो चीजें हो रही हैं, जो एक दूसरे के बारे में कही जाती हैं पहले भी और अब भी, ये सही नहीं है। डार साहब ने वादा किया था कि डॉलर नीचे लाएंगे, डॉलर तो आज भी 250 का नहीं मिल रहा ओपन मार्केट से। IMF को रिवाइव नहीं कर पा रहे, उनकी कंडीशन नहीं मार रहे, हालांकि वो कह रहे हैं कि IMF को रिवाइव करना बहुत जरूरी है। तो ये मुल्क को वो मुआशी खतरे के अंदर डाल रहे हैं, और ये जो सारी चीजें मुल्क को एक खतरा है सब माशी। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। आपस में दोनों बैठ के पार्टी में सुलझा ले, बजाय एक दूसरे के बारे में इस तरह ओपनली इस तरह सुलझाना चाहिए मामले को। बेनज़ीर, आपकी क्या राय है, क्या कमेंट है आपका इस पर? मुबशर, देखिए, मैं तो कहूँगी कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो कह रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई, ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन कुछ चीज़ें तो सबके सामने हैं। जिस तरह इसहाक डार साहब कुछ TV प्रोग्राम पे आते थे और बयानात देते थे मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में, उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल्स रीट्वीट करते थे। कुछ चीज़ें ज़रा ढकी छुपी हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जाती थी पार्टी के अंदर से, लोगों को, कभी कुछ सहाफ़ियों को भी कहा जाता था कि उनके खिलाफ ट्वीट करें। अब वो करते थे या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि आपके अपने मिनिस्टर थे, वज़ीर ख़जाना थे, और उन्हीं को अंडरमाइन किया जा रहा था। देखिए, ये चीज़, ये जो पूरा मामला है मिफ्ता इस्माइल साहब का और इसहाक डार साहब का, ये आपको मुस्लिम लीग नून के बारे में दो बड़ी अहम चीज़ें बताता है। एक कि जो मुस्लिम लीग नून चाहे माने या ना माने, वो एक डिवाइडेड पार्टी है, उसमें दो कैंप्स है।
एक मरियम नवाज शरीफ का कैंप है और एक शहबाज शरीफ साहब का कैंप है। एक कैंप ज़रा ज़्यादा मजबूत है जो मरियम नवाज शरीफ का है और दूसरा कैंप ज़रा कमज़ोर है। और ये बात भी दुरुस्त है कि मरियम नवाज शरीफ का जो कैंप है वो शहबाज शरीफ साहब के कैंप को अंडरमाइन करने की कोशिश करता है, क्योंकि देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब को जब अंडरमाइन करने की कोशिश की जाती है तो इसका मतलब क्या है, इसका डायरेक्ट अटैक शहबाज शरीफ साहब पे होता है। जाहिर सी बात है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने उनको लगाया था, शहबाज शरीफ साहब की चॉइस थे मिफ्ता इस्माइल साहब, तो इनडायरेक्ट अटैक तो मिफ्ता इस्माइल साहब पे हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट अटैक है शहबाज शरीफ साहब पे, क्योंकि उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन किया जा रहा है। और ये हमने बार बार देखा है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी के प्रेसिडेंट है, सदर है, वो मुल्क के वजीर आजम है, लेकिन हमें लगता है कि शायद उनके पास पूरे इख्तियारात नहीं है। और मुस्लिम लीग नून में बहुत देर से ये गुड कॉप बैड कॉप खेलने की कोशिश की जा रही है अंदर से, कि जो फैसले सही होते हैं। मैं जरा थोड़ी सी बात मुबशर खत्म कर दूं अपनी, कि जो फैसले मुस्लिम लीग नून को लगता है कि कामयाब हो गए हैं वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने किए हैं, जो उनको लगता है कि उल्टे पड़ गए वो कहते हैं हाँ शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं। तो ये नहीं हो सकता, ये आप कितनी देर चलाएंगे? तो मुझे नहीं पता कि इसका आगे जाके उनको इलेक्शन में फायदा होगा नहीं। एक आखिरी चीज, जो दूसरी चीज ये पूरा मामला आपको बताता है मुस्लिम लीग नून के बारे में, वो ये कि जो मुरूसी सियासत है इनसे मुस्लिम लीग नून को नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप कितनी देर रिश्तेदारियों को ज्यादा अहमियत देंगे और कॉम्पिटेंसी को कम देंगे। तो ये फैसला मुस्लिम लीग नून को करना पड़ेगा कि कितनी देर आप ये चलाएंगे इस पूरा सिस्टम। ठीक है, हाफिजुल्लाह नियाजी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, महमल सरफराज साहिबा, आप चारों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।